हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहाँ पर जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए 1852 का वर्ष है जो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? 1951-52 में लोकसभा का जो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। भारत में सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मेरे भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम है जो न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? एंटॉर्नी जनरल। तब केंद्र का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है कौन होता है? महान्यायवादी। जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 76 में। अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। महान्यायवादी का उल्लेख 76 में। उसी तरह जो राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, लेकिन मूल संविधान में अनुसूची 8 गो। मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12। बताइए पहली अनुसूची में किसका उल्लेख? हाँ, राज्य एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है जो किस अनुसूची में? फर्स्ट में। बताइए दूसरा अनुसूची में किसका? वेतन भत्ता और पेंशन। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में? दूसरा में। बताइए विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख तीसरा में। किसमें? तीसरा में। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथा में। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथा में। बताइए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो पूरे भारत के लिए अनुसूची किसमें? 5 में। अनुसूची 5 में। लेकिन वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो विशेष प्रावधान है जो 4 राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसका उल्लेख किस अनुसूची में? 6 में। किसमें? 6 में। मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार के सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? 7 में। किसमें? 7 में। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार के सूची का उल्लेख है? 3 प्रकार के, जिसमें कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। लेकिन कुछ परिस्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य सरकार सूची के विषय पर कानून बना सकता है। असमवर्ती सूची पर दोनों। समवर्ती सूची पर दोनों। मतलब संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97। प्रारंभ में 97। वर्तमान में 100। वर्तमान में 100। प्रारंभ में राज्य सूची में कितने विषय? 66। प्रारंभ में 66। वर्तमान में राज्य सूची 61। वर्तमान में 61। मतलब प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47। प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47। अब वर्तमान में समवर्ती सूची में 52। कितने हैं? 52।
बदे 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? भाषा का। 8वीं अनुसूची में भाषा का। बदे मूल संविधान में कितने भाषाएं का उल्लेख? 14 गो। कितने? 14 गो। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची, अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। तो बताइए 14 के बाद है जो 22 हो गया, तो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। बताइए 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी को। किसको? सिंधी को। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद है जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो 3 भाषा को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15-3-18। उसके 4 भाषा को जो 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया, कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तब वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22। भाषाओं की संख्या 22। उसके बाद है जो अनुसूची भी इतना ही था 8 है। उसके बाद वर्तमान में अभी अनुसूची की संख्या 12, तो 4 गो अनुसूची भी जोड़ा गया। बताइए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, जिसमें किसका उल्लेख है? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। बताइए उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? हाँ, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका उल्लेख है? दल बदल का। बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। 10वीं अनुसूची जब जोड़ा गया था 1985 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। बताइए 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख है? 29 विषय। कितने? 29 विषय। जब 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। बताइए 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993, जिसका किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। अब 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय का उल्लेख? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। अब 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो वर्तमान में अभी अनुसूची की संख्या 12, मूल संविधान में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के कैमे राष्ट्रपति हुए थे? 6ठे राष्ट्रपति। कैमे? 6ठे राष्ट्रपति। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बताइए भारत की है जो दूसरा महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। भारत के जो प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कैमे राष्ट्रपति के रूप में? 15वें के रूप में। किसके? 15वें के रूप में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति लगातार 2 कार्य रहे थे, 2 कार्य रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से। जैसे पहला जो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 तक। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। फखरुद्दीन अहमद का भी है जो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। बताइए 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति
KR नारायण, KR नारायण। 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो संविधान में है जो भारत की क्या व्याख्या है? भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया, भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया किस अनुच्छेद में? 1 में। किसमें? 1 में। बताइए शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? राष्ट्रपति शासन का। किसका? राष्ट्रपति शासन का। बताइए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 356 में। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356। बताइए भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन का उल्लेख? 3 प्रकार के। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। बताइए तीनों प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है जो संविधान के किस भाग में? भाग आपातकालीन उपबंध भाग 18 में, भाग 18 में। बताइए राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा संविधान कौन सा संशोधन है जो पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? पक्ष परिवर्तन दल बदल के लिए कौन सा संविधान संशोधन? हाँ 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसी में दल बदल के जो निषेध किया गया था, इसी के तहत है जो कौन सी अनुसूची? 10वां अनुसूची, 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दमन और दीप को कौन सा अलग करता है? खंबात की खाड़ी। कौन सी? खंबात की खाड़ी। बताइए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित? किसका उदाहरण? अवशिष्ट पर्वत का। किसका? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कौन सा? विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? स्थलीय है जो प्रायभूमि पठार है, स्थलीय प्रायभूमि पठार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। बताइए किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खरा है? सांबर झील। कौन सा? सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में? राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में। बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील? बुलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील जो किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए भारत की सबसे जो स्थलीय खरे पानी का झील? सांबर झील जो किस राज्य में? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खरे पानी का तटीय झील? चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। बताइए भारत की सबसे जो ऊंची झील? चोलामू झील जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी झील? वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील जो किस राज्य में? केरल में। किस में? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में। बताइए पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा? पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वी भारत को कौन सा मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा? लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील जो किस राज्य में? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। ऐसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थित? किबिन लमजाओ नेशनल पार्क। किबिन लमजाओ नेशनल पार्क जो किस राज्य में? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता? किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप जो वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड था जो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। हाँ तेथिस सागर उथला हुआ जलाशय।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ है जो नदियों का जल फैल जाता है, क्या होता है? फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, हाजीपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंडक। कौन सा? गंडक। हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित? गंडक नदी। गंडक उसी का सहायक नदी है, गंगे के सहायक नदी में। हाँ, गंडक तो सब उधर से आती है ना, नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को। पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। नेफा किसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे जो भारतीय मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसी को जो भारत का जो मानक समय रेखा माना जाता है, जो कितने राज्य से होकर गुजर? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। बताइए, भारत का जो मानक समय जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच से कितने समय आगे है? 5.5 घंटा। कितने? 5.5 घंटा। और देशांतर में कितने? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री ग्रीनविच से आगे है। और घंटा में समय में कितना आगे? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। किस पर? कृषि पर। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापदंड है जो कौन सा है? जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईडीबीआई यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक को कब स्थापित हुआ था? 1964 में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964। 1964। बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसको किस नाम दिया गया था? स्टेट बैंक। SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921। ऐसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में। 1955 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रख दिया? SBI। क्या रख दिया? SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो MSEA का फुल फॉर्म क्या होता है? MSEA मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मॉडरेट क्या है? एक प्रकार का क्या कर है? कैसा कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। कैसा? अप्रत्यक्ष कर। LK झा समिति है जो लक्ष्मीकांत समिति का गठन किया गया था 1976 में। ऐसी जो सिफारिश किया था वैट को लागू करने के लिए। किसके? वैट को लागू करने के लिए। लेकिन जो वैट को लागू नहीं किया गया, वैट के जगह पर 1976 में कौन सा कर लगा दिया गया? मैन वैट लगा दिया। क्या लगा दिया? मैन वैट। उसके बाद 1976 के बाद 1986 में फिर मैन वैट को समाप्त करके जो कौन सा कर? मॉडरेट लगा दिया। क्या लगा दिया? मॉडरेट। और फिर मॉडरेट को जो समाप्त करके 2000 ईस्वी में अभी उसको स्थान पर कौन सा वैट लगा दिया? सेन वैट लगा दिया। क्या लगा दिया? सेन वैट। उसके बाद फिर 2005 में जो उसको सेन वैट को भी समाप्त करके अभी क्या लागू किया? वैट को लागू किया। किसको? वैट को लागू किया। जो किस समिति ने सिफारिश किया था? LK झा समिति। किसने? LK झा। तो 2005 में वैट को लागू किया गया। तो उस समय में जो लगभग 6-7 राज्य जो वैट को लागू नहीं किया गया था। क्या उस समय जो कौन से कांग्रेस सरकार थी, तो बीजेपी जहां जहां शासित राज्य था वहां लागू नहीं किया गया था। जैसे गुजरात हो गया,
राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, इस सब में जो लागू नहीं किया गया था 2005 में। लेकिन है जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस सब में 2006 में जो वैट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और 2007 में जो फिर तमिलनाडु में वैट को लागू कर दिया, और 2008 में फिर है जो यूपी में भी वैट को लागू कर दिया। तो वैट को लागू करने वाला जो पहला राज्य कौन था, हरियाणा। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, और वैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। कौन था, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर जब मोदी जी आए तो 2016 में वैट को समाप्त करके, सभी अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके क्या ला दिया गया, जीएसटी। क्या ला दिया गया, जीएसटी। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम, और जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। मतलब जीएसटी को कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस 1 जुलाई, जीएसटी दिवस 1 जुलाई। तो क्वेश्चन था यहाँ मोड वैट का जो क्या था, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है, रेशम उद्योग। कौन सा, रेशम उद्योग। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है, रेशम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन संगठन है जो स्थलाकृति सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है, किस कल्प से, ईरा से संबंधित है, कैवरियन पूर्व महाकल्प से। कैवरियन पूर्व महाकल्प से। बताइए अरावली कैसे पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत। कैसा, बलित पर्वत। पहले अवशिष्ट था लेकिन बलित पर्वत का और रूप ले लिया। बताइए अरावली का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना, 1722 मीटर। 1722 मीटर। और गुरु शिखर किस राज्य में, राजस्थान में। किस राज्य में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से जो कहां से जुड़ता है, पूर्वी चंपारण के द्वारा। क्या द्वारा, पूर्वी चंपारण के द्वारा जो जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब गंगा है जो गंगोत्री हिमानी से पिघल कर है जो हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है, भागीरथी के रूप में। किसे, भागीरथी के रूप में। तो भागीरथी के रूप में बहती है, और उस इधर से उधर सतोपथ हिमानी से आती है कौन, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है कौन सा, देवप्रयाग। कौन सा, देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग से फिर दोनों के सम्मिलित धारा को किस नाम से, गंगा के नाम से। किसके नाम से, गंगा के नाम से। गंगा के नाम से। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी, गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा के नाम से। किस देश नाम से, पद्मा के नाम से। गंगा पर स्थित सबसे बड़ा शहर, कानपुर। कौन सा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किया था, रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी। कब किया था, 1922। 1922। किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर। किस नदी पर, सिंधु नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था। कौन था, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुआ था, 1921। 1921। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के तट पर, रावी नदी। किस नदी पर, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने किसका प्रचार किया था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य। शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इलाहाबाद में स्तंभ पर
शिलालेख में जो हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त के। किसका? समुद्रगुप्त का। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का गैटे किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। किसको? अश्वघोष को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशोकमान किस वंश के संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए कौन हुए? अशोक हुए। कौन हुए? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। बताइए कनिष्क है जो कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है जो पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशोकमान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शनी। क्या था? प्रियदर्शनी। अशोकमान का दूसरा नाम प्रियदर्शनी। बताइए बतापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य। किसकी? चालुक्य। चालुक्य वंश 3 जगह था, एक बतापी में था, एक कल्याणी में था और एक बेगी में था। बताइए चालुक्य वंश का जो कल्याणी का जो संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश जो कल्याणी में था उसका संस्थापक कौन था? कल्याणी का संस्थापक तैलभ द्वितीय। कौन था? तैलभ द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो राजधानी कहाँ था? मानखेड़। क्या था? मानखेड़। उसके बाद है जो बतापी का चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। अब बतापी का राजधानी चालुक्य जो बतापी का राजधानी कहाँ था? बतापी था। उसके बाद चालुक्य वंश जो बेगी का जो उसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी कहाँ था? बेगी था, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हम लोग ने जो भाग्य से मिलन स्थान बना लिया या किनकी कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। किनका? जवाहरलाल नेहरू। हम लोगों ने भाग्य से जो मिलन स्थान बना लिया है या किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बताइए महिला आंचल के लेखक कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया? केरल में। ओणम त्योहार केरल में। ओणम त्योहार केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बने होते थे? तांबा, टीन और कांसा से। तांबा, टीन और कांसा से। तांबा, टीन और कांसा से। बताइए कौन है जो ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना की थी? लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का प्रयोग। आग का प्रयोग। पूरा पाषाण काल की प्रमुख जो उपलब्धि जो थी क्या थी? आग का प्रयोग। आग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से? थायराइड ग्रंथि। कौन से? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को ही ऑप्टू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आंत्रिक। कौन सी? आंत्रिक। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या उसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पिच ब्लेड किसका अयस्क है? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का। यहाँ रेडियम दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिरका किसका व्यापारिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल है जो 8% से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। क्या? सिरका में एसिटिक अम्ल जब 8% अधिक हो जाता है तो उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्योजेनिक एक विज्ञान है जो किससे संबंधित? निम्न तापमान से। किससे? निम्न तापमान से। कार्योजेनिक एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किनके द्वारा स्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस। प्रकाश की है जो तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो उसके एक समान चलेगी क्या चीज? कौन सी राशि एक समान? त्वरण। कौन सी? त्वरण। बताइए त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। बताइए त्वरण कौन सी राशि? सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि? सदिश राशि। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? कांच में। बाई ऑप्शन कांच में। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में प्रकाश का वेग होता है। बताइए कांच का वेग, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस माध्यम? निर्वात में। किस में? निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में है जो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। बताइए 0 से 10 तक ले जाएंगे तो 0 से कहाँ तक है जो कमेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक कमेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या चीज? आयतन। और वही 0 से जब 10 डिग्री पर ले जाएंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव? जस्ट उल्टा हो जाएगा। घनत्व जो 0 से 10 ले जाएंगे तो पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा, लेकिन आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है? केशिकात क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकात क्रिया के कारण। मतलब मोटर कार में पार्श्व दृश्य में कौन सा दर्पण का उपयोग? उत्तल दर्पण। यानी साइड मिरर में किसका? उत्तल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। खोज बत्ती में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक का इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? तांबा से। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। और तड़ित चालक की खोज किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और किसका बना होता है? तांबा का। पहला खोजा गया तत्व कौन सा? तांबा था। तांबा द्वारा बनाया गया पहला जो उपकरण था क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं EEG का प्रयोग किसके निदान के लिए? मस्तिष्क के लिए। किसके? मस्तिष्क। EEG का प्रयोग किसके इलाज में? मस्तिष्क है। लेकिन ECG का हृदय के लिए। ECG का हृदय के लिए। EEG का मस्तिष्क के लिए। EEG का मस्तिष्क के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। क्या होती है? क्यूरी। लेकिन रेडियो सक्रियता मापा जाता है किसे? जीएम काउंटर्स। जीएम काउंटर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैद्युतिक स्त्री में जो आवरक का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी आयरन, विद्युत जो आयरन होता है उसमें तांबा का अथी का आवरक का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ? हाँ, क्योंकि यह जो क्या ताप एवं विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक है। क्या होता है? कुचालक। सुचालक होगा करंट नहीं मार देगा जी। सुचालक होगा तो करंट मार क्या? और विद्युत का भी दिया हुआ है यहाँ कुचालक ने। ताप का क्या होता है? कुचालक। विद्युत का अथी, विद्युत का कुचालक और ताप का सुचालक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म है जो कब कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी है जो में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में। बताइए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम पिता का नाम सुयोधन। माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। बताइए, गौतम बुद्ध ने जो अपनी जो गृह त्याग किए थे वो कितने वर्ष के? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने? 29 वर्ष की अवस्था में। बताइए, उन कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति? 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। क्या हुआ था? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? फल्गु या निरंजना नदी के तट पर है जो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। बताइए, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। क्या दिए थे? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन शासक है जो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। कौन सा शासक जो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कुषाणों का मूल आवास कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान। कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान। कुषाणों का जो मूल आवास कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, भारत में प्रथम अफगान शासक के संस्थापक कौन थे? प्रथम अफगान शासक कौन? बहलुल लोदी। प्रथम अफगानी वंश कौन था? प्रथम अफगानी वंश है जो लोदी वंश था जी, उसी का संस्थापक कौन थे? बहलुल लोदी। बहलुल लोदी। और लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत का कैमा वंश? अंतिम एवं पांचवें वंश। अंतिम एवं पांचवें वंश। उसी का संस्थापक कौन था? बहलुल लोदी। बहलुल लोदी। लोदी वंश में टोटल कितने शासक हुए? 3 शासक। लोदी वंश में टोटल 3 शासक। संस्थापक कौन हो गए? बहलुल लोदी। सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बताइए, लोदी वंश का शासन काल कब से कब तक? 1451 से 1526। 1451 से 1526। आई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता, जिसमें दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर क्या करता? हरा देता। और वहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त करके बाबर कौन सा वंश? मुगल वंश। कौन सा? मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुफमित है जो जनप्रिय था? यानी फिरदौसी संप्रदाय ज्यादा प्रचलित किस राज्य में था? बिहार में। क्या था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मदुरै किसकी राजधानी? पांड्यों की राजधानी मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? टोडरमल। किसके? टोडरमल। अकबर के समय राजस्व मंत्री किसके हाथों था? टोडरमल। बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542। लेकिन गद्दी पर कब बैठा था? 1556। 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1556। 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। नेक्स्ट बताइए, जो अकबर के समय में ही है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1576। 1576 किसके किसके बीच? हाँ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान ने किससे हार गए थे? बताए थे अंग्रेज तीनों। मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध 4 गो हुआ था टोटल जी। तो पहला जो चारों अंग्रेज बताए थे कि किसके किसके समय में कौन हुआ था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों जो हार गया था। कौन? टीपू सुल्तान। बताइए आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए? 4 गो हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का आयोजन कब से कब तक हुआ? 1767 से 1769। 1767 से 1769। तो इसमें जो अंग्रेज कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। इसमें जो लॉर्ड बेरेलेस्ट की हारा हैदर अली क्या होता? जीत जाता। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता? 1780 से 84। 1780 से 84, जिसमें जो युद्ध का नेतृत्व हैदर अली कर रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान ही उसका मृत्यु हो जाता था। फिर युद्ध का नेतृत्व कौन करता? टीपू सुल्तान करता। और उधर अंग्रेज कौन रहता? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। 1790 से 92 जो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, जिसमें कॉर्नवालिस के हाथों टीपू सुल्तान की हार हो जाता। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता? 1799 में। उस समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। किसके तहत? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत? मंगलोर की संधि। किसके तहत? मंगलोर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। पूछता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु? चतुर्थ बहुत संगीत चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार शरीफ शहर है जो मध्ययुगीन समय में जो किस रूप में महत्वपूर्ण महत्व रखता था? एक शिक्षा केंद्र और एक धार्मिक केंद्र। एक शिक्षा केंद्र और एक धार्मिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महान महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट, जिसके संस्थापक कौन थे? जेम्स हिंकी। जेम्स हिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो महात्मा गांधी संपादित अंग्रेजी जो साप्ताहिक पत्र कौन था? यंग इंडिया। यंग इंडिया के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। लेकिन न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट। और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन है जो आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान। कौन थे? शाहनवाज खान। कौन है जो आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत यानी आजाद हिंद का जो अंतकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था? सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर। सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया?
जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का जो मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। इनके हत्या का हत्यारे कौन थे? नाथूराम गोडसे। कौन हत्या किए थे? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात में। बताइए पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के कितने पुत्र हुए थे? 4 पुत्र। कौन कौन सा? हाँ, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। देवदास और रामदास। बताइए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को। क्या नहीं, कैसे रहेगा? 4 ही रहेगा। उसको उपाधि दिया गया था। नेस को जब उस हमेशा साथ रहे थे, सब चीज में अथी रहे थे, उनका अथी भी थे। हाँ, ज्यादा अथी रहता थे लगभग। क्या जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताइए। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में। यानी टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3 गो। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गो। और तीनों के 3 कहाँ हुआ था? लंदन में। तीनों का 3 लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। 1932। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। और राजस्थान के एक महाराजा गंग सिंह थे। कौन थे? गंग सिंह। बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। कौन लिए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है? आरावली। कौन सी? आरावली। आरावली। बताइए त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? गंडक नदी से। किससे? गंडक नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी से? गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरन रेखा। लेकिन प्रारंभ में जब नामकरण किया गया था डुरन रेखा तो किसके किसके बीच? भारत अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान। डुरन रेखा का नामकरण कब हुआ था? 1896। 1896। 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा असम में। नामेरी असम में। नामेरी असम में। मानस असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश। अब 20 में शक्कर का कटोरा क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से। बताइए भारत में मीठे पानी की मछली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन से? पश्चिम बंगाल। बताइए कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए जाना है? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। दाहेक बंदरगाह गुजरात में। दाहेक बंदरगाह गुजरात में। नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। नावासोवा महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। मारवा गोवा गोवा में। कोचिन बंदरगाह केरल। कोचिन बंदरगाह केरल। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु।
विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल, हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो किस पहाड़ी से घिरा हुआ? एलिफेंट नोज पहाड़ी से। किसे? एलिफेंट नोज पहाड़ी से आती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो कितने देश से लगता है? 3 देश से। कितने देश से? 3 देश से। कौन कौन सा देश? हाँ, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। बताइए भारत के ऐसे कितने राज्य है जिसकी सीमा 3 देश से लगता है? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। भारत के 3 ऐसे राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से लगता है, जिसमें 3 राज्य कौन कौन सा? हाँ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बताइए पश्चिम बंगाल का सीमा किस किस देश से लगता है? हाँ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। वही सिक्किम का सीमा भी 3 देश से। कौन कौन सा देश? हाँ, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन। मतलब सिक्किम का जो सीमा जो भारत के कितने राज्य से लगता है? मात्र 1 राज्य से। किसे? मात्र 1 राज्य, पश्चिम बंगाल से। किसे? पश्चिम बंगाल। सिक्किम का सीमा जो 3 गो अंतर्राष्ट्रीय देश से लगता है और भारतीय राज्यों से मात्र 1 राज्य से लगता है। किसे? पश्चिम बंगाल से लगता है। बताइए उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भी सीमा कितने देश से? 3 देश से। जिसे कौन कौन सा देश? भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। बताइए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जिसकी सीमा भी 3 अंतर्राष्ट्रीय देश से लगाता है? लद्दाख। किसका? लद्दाख। लद्दाख का सीमा 3 देश से लगता है। किस किस से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? पलामू। कौन सा? पलामू, जो किस राज्य में? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ टीन पाया जाता है? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग, झारखंड। बताइए भारत सरकार द्वारा किस साल है जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? 1984। 1984। 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देते हुए किसका गठन किया गया था? चिलैया कमेटी का। किसका? चिलैया कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है किस सदन की? उसका सदस्य नहीं होता है तो पर भी उसका अध्यक्षता करता है राज्यसभा। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा के तो उसी सदस्यों में से एगो के अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुना जाता है। बाकी राज्यसभा के जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति ही उसके पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास। किसके? वित्त आयोग के पास। बताइए वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख 280। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके नियुक्तियां कौन करती हैं? यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 312 में। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पंचायती राज संस्था के लिए जो अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान। बताइए भारत के संविधान ने जो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का अधिकार दिया है? 324। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 15। निर्वाचन आयोग का भाग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती है?
दक्षिण पश्चिम मानसून में जून में सबसे पहले आती है, जो जून के प्रथम सप्ताह में आती है और फिर लौट जाती है कब? सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नियत बल के अंतर्गत एक पिंड है जो नियत त्वरण अनुभव करता है, तो पिंड की शक्ति क्या होगी? समय के साथ एक समान बढ़ता है, समय के साथ एक समान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें क्या चीज होती है? ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। जब एक दो गो को एक ही मिला दिया तो ऊर्जा क्या होगा? मुक्त होगा। और जब दो एक गो बड़े गो के तोड़े तो ऊर्जा क्या होगा? अति का होता है, एब्जॉर्ब होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी डीसी को एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? काला। कैसा दिखेगा? काला। बताइए, एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का? बैंगनी का। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का, अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का। बताइए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में किस तापमान पर दोनों का मान समान है? -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? समान होता है। इसको निकाल सकते हैं भी, जैसे c/5 बराबर f - 32/9 होता, तो दोनों का रहा समान। तो जैसे c को भी x मान लीजिएगा, f को भी x मान लीजिए, और दोनों का जब कैलकुलेशन कीजिए तो x का मान कितना आएगा? -40। जैसे बराबर पूछा तो -40 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे उसमें दोगुना पूछ सकता है। 160 डिग्री 160 डिग्री पर है जो एक दूसरे का मान क्या होता है? दोगुना होता है। बाकी जो भी है निकालने कहेगा तो निकाल सकते हैं। एगो के x मानिएगा, तिगुना पूछेगा तो एगो के 3x मानिएगा। इतनी निकालने वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? लेजर। क्या है? लेजर। लेजर निकलने, लेजर जो मारा जाता है आंख ऊपर जो लेजर, मिटाने वाला लेजर में प्रकाश कहाँ से आएगा? लेजर लाइट नहीं होता है जी, लेजर है। कितना आंख के इलाज में भी लेजर मरा के जाता है, जैसे मेडिकल आर में जो जांच करता है कि लेजर आर तो मराया हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रकाश की प्रति सेकंड लगभग कितना वेग होता है? निर्वात में मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थर्मस यानी निर्वात फ्लक्स जो थर्मस होता है में तरल गर्म क्यों रहते हैं? ठंडा रखे तो ठंडे रह जाता है, गर्म रहते गर्म। क्यों? क्योंकि चालन एवं विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को जो अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है। इसके कारण है जो अगर ठंडा रखते हैं थर्मस में क्या ठंडा रहता है, क्या उसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चांद का जो कोई वायुमंडल क्यों नहीं वायुमंडल क्यों नहीं होता है? चांद पर वायुमंडल नहीं होता, क्यों? चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सभी गैसों का वर्ग है जो मध्य वेग चांद की सतह पर है, जो इसके पलायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। पलायन वेग से अधिक होता है। अब पलायन वेग किसको कहते हैं? कि वैसा वेग जिससे अगर किसी का जो वैसा वेग जिसको किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी पर फेंकने से पृथ्वी पर से फेंकने पर वापस लौट कर नहीं आएगा, यानी पलायन कर जाएगा, उस वेग को क्या कहा जाता है? पलायन वेग। क्या कहा जाता है? पलायन वेग। अब पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वाहन में बॉल बेयरिंग का व्यवहार क्या होता है? घर्षण को कम करना। क्या होता है? घर्षण को कम करना। घर्षण को कम करना। बताइए, संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच क्या अंतर होता है?
संगीत ध्वनि और शोर के बीच में अंतर किसका होता है? पिच का अंतर होता है। किसका? पिच का अंतर। नेक्स्ट आइए साइंस में एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या था? कुछ मिश्र धातुएं था केमिस्ट्री में। बताइए कांसा किसका मिश्रण है? हाँ, तांबा और टेन। तांबा और टेन। कांसा मिश्रण किसका है? तांबा और टेन। बताइए पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक। बताइए टाका किसका, जिसको सोल्डर कहते हैं? टाका सीसा टेन। सीसा टेन। टाका है जो किसका? सीसा टेन। बताइए बेल मेटल तांबा टेन। तांबा और टेन। तांबा और टेन। तांबा और टेन। रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम। जो रोल गोल्ड सोना वाला जो पहनते हैं, हाँ 10 रुपया में सोना। तांबा और एल्युमिनियम का किसका? तांबा और एल्युमिनियम का जो रोल गोल्ड किसका मिश्रण होता है? तांबा और एल्युमिनियम। तांबा और एल्युमिनियम का। लगता है सोने है लेकिन रहता है क्या? रोल गोल्ड। क्या जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में डच मेटल किसका मिश्रण धातु है? किसका किसका मिश्रण को? डच मेटल। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। ड्यूरेलुमिन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर। एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर। नेक्स्ट बताइए जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका? हाँ, तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? हाँ, निकेल, निकेल क्रोमियम आयरन। निकेल क्रोमियम आयरन। निकेल क्रोमियम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में। अग्निरोधक के निर्माण में किसका? एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक अग्नि को रोकने वाला। अग्निरोधक जो कम रोकता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेल मेटल है जो किसका मिश्रण है? तांबा टेन। तांबा और टेन। तांबा और टेन का। बताइए स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से लेकर 2%। 0.1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भूपर पट्टी में जो कुल भार में बोरॉन की कितनी प्रतिशत उपज? 0.001%। 0.001%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग है जो वायु में कैसा पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है। कैसा? फीका। तो वायुमंडल में है जो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए ल्यूसेंट में जो आइए जो क्या था? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में जो पहला चैप्टर क्या था? भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसको संवैधानिक विकास कहते हैं। संवैधानिक विकास। आइए ऐसा चैप्टर है कि इसको पॉलिटी में भी पढ़ना और हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री में भी दिया रहता है। तो इसमें जो संवैधानिक विकास का जो शुरुआत हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध और है जो बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757। उसमें सिराजुद्दौला की हार अंग्रेज जीत जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 जिसमें अंग्रेज जीत जाता है। इधर त्रिगुट सेना की हार हो जाता है। तो उसी दोनों युद्ध के हारने के बाद है जो भारतीय जो उसके बाद है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर अधिकार करने का, शासन करने का जो शुरुआत हो गया था। तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी पर नियंत्रण रखने के लिए जो समय समय पर जो अधिनियम जो आया, उसी अधिनियम को संवैधानिक के विकास में भी है जो भारतीय संविधान में विकास में भी है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे इसी में आया था 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसी से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का है कि लगभग इसमें हल्का फल्का परिवर्तन करके 250 अनुच्छेद डायरेक्ट उसमें संविधान में लिया गया। तो इसी में जो उस पर नियंत्रण रखने के लिए समय समय पर अधिनियम आया था। उसी में सबसे पहला अधिनियम कौन आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था।
तो उसमें प्रावधान किया गया था कि पहले जो जब बक्सर के युद्ध हुआ था उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर के रूप में जो पद था, गवर्नर का पद का किया गया। लेकिन जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसी बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता। और 1773 के समय जो बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसलिए जो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी कहा गया कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की घोषणा किस अधिनियम? 1773 अधिनियम, जिसमें जो टोटल सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश? टोटल 4 न्यायाधीश, टोटल 4 न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश 1 और 3 गो अन्य न्यायाधीश, 3 गो अन्य न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एमपे, सर एलिजा एमपे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। इसी में प्रावधान फिर किया गया था क्या? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य को थी? उसमें गवर्नर जनरल को जो गवर्नर जनरल जो किया गया था उसको सहायता करने के लिए कितने सदस्य को दिया था अनुमति? 4 सदस्य को। कितने? 4 सदस्य। उसके बाद 1773 का और बहुत प्रावधान किया, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा हुआ है, पूछने के समय जो पूछता है, जिसको हम डिटेल खाली कर रहे हैं, तो इसमें जो 3-4 1773 से 3 क्वेश्चन तो बराबर पूछता कि बंगाल के गवर्नर को जो गवर्नर जनरल का दिया गया कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए, और वाइस गवर्नर जनरल को सहायता करने कितने सदस्यों को? 4 सदस्यों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया था। उसके बाद 1773 के बाद आता है कौन सा एक? 1781 का आता है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1781 के एक्ट अधिनियम को जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में प्रावधान किया था कि इसको जो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्रावधान दे दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1781 के बाद फिर आया था कौन सा? 1784, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो दोहरे शासन प्रारंभ हो गया, जिसमें कार्य को बांट दिया, व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया। व्यापारिक कार्य को अलग और राजनीतिक कार्य को अलग। मतलब व्यापारिक कार्य मामले को जो लिए जो किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और राजनीतिक मामलों के लिए किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। कितने? 24 सदस्य। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने? 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य थे। और इसमें जो किसमें? 1784। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल को जो सहायता करने के लिए 4 सदस्यों को जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया था 1773 का नियम, तो यहाँ कर दिया 3 सदस्य को। 1 सदस्य को क्या कर दिया? समाप्त कर, हटा दिया गया। तो गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए 4 से घटाकर कितना कर दिया? 3 सदस्य। उसके बाद अधिनियम आया कौन सा? 1793। 1793 से क्वेश्चन पूछता है कि जो पिट्स इंडिया 1784 में आया था तो कार्य को 2 भागों में बांट गया था, व्यापारिक कार्य को अलग और राजनीतिक कार्य को अलग। व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसमें टोटल कितने सदस्य बताएं? 24 सदस्य। और बोर्ड ऑफ राजनीति के लिए जो कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें टोटल कितने? 6 सदस्य। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य। तो ये सब सदस्यों का जो वेतन भत्ता देने का प्रावधान कर दिया भारतीय कोष पर। किस अधिनियम के तहत? 1793। काम कर रहा है अंग्रेज के लिए, लेकिन वेतन किससे? भारत के जो राजस्व जो देने की घोषणा की कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1793। और 1793 के बाद फिर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो 20 साल के लिए जो कार्यकाल क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। उसके बाद 20 साल के बाद अधिनियम आता है कौन? 1813। 93 में 20 वर्ष जोड़िएगा तो 1813 में फिर आता है। 93 के बाद 13 में, और 13 में प्रदान करता है क्या कि ये जो उसका जो एकाधिकार, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या करता है? समाप्त कर देता है। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ चाय के व्यापार छोड़कर सभी एकाधिकार को क्या करता है? समाप्त कर देता है। किस अधिनियम के तहत?
1813 के अधिनियम के तहत है जो उसका जो समाप्त कर देता है व्यापारिक कार्य को। लेकिन चीन के साथ है जो अपूर्वी है जो देशों के साथ चाय व्यापार रहने देता है। और उसके बाद फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए क्या करता है, बढ़ा देता है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा देता है। IC 1813 अधिनियम के तहत है जो भारत में ईसाई पादरियों को भारत में जो प्रचार करने की अनुमति यानी आने की भी अनुमति दे दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1813। उसके बाद फिर 20 वर्ष के बाद आता है कौन? 1833 में अभी क्या प्रावधान किया कि सबसे पहले यहाँ तो एकाधिकार समाप्त किया था व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वहाँ 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्ण रूप से उसका व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो 1813 में चाय के जो चीन के साथ जो था उसको सब पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार को समाप्त किस अधिनियम के तहत? 1833। ऐसी 1833 अधिनियम के तहत है जो फिर से जो बंगाल के गवर्नर के पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसलिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन कहा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऐसी है जो अधिनियम 1833 अधिनियम के तहत ही है जो प्रावधान किया गया था कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में जो एक विधि सदस्य के रूप में जो चौथे सदस्य को फिर से शामिल किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत ही दास प्रथा को उन्मूलन की भी घोषणा किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1833। लेकिन समाप्त किया गया था कब? 1843। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय। और लॉर्ड एलनबरो से 3 क्वेश्चन पूछता है। दास प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में। रविवार की छुट्टी का प्रावधान 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। और सिंध विजय भी किया गया था किसके समय? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। उसके बाद फिर से जो 20 वर्ष के लिए कार्यकाल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो 33 के बाद फिर 20 वर्ष के बाद कब आता है? 1853 में अधिनियम में जो करता है इसमें एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान करता है। किस अधिनियम के तहत? 1853 के तहत। उसके 1853 बोलती है 1853 के बाद फिर आता अधिनियम कौन सा? 1858 अधिनियम से क्वेश्चन 1-2 को पूछता है। जैसे जो भारत का जो फिर से जो गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया, भारत का वायसराय। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसी है जो 1858 अधिनियम के तहत है जो भारत में मंत्री पद की भी व्यवस्था किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1858 मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1858 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी सृजन किया गया था। किस अधिनियम? 1858 जिसमें 15 सदस्यों में जो 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक के द्वारा जो नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद है जो अधिनियम आता है कौन सा? 1861 से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की घोषणा जो किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1861 अध्यादेश क्या होता है कि सदन है जो कार्य में नहीं चल रहा, कोई ऐसा कानून की आवश्यकता पड़ गया सरकार को, तो अध्यादेश लाकर है जो क्या कर सकता है, कानून तत्कालीन कानून बना सकता है। और फिर सदन जैसे ही अस्तित्व में आता है तो उसको लगता है कि कानून सही है तो रह सकता है, नहीं तो वहाँ समाप्त कर सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद 123। और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी 213। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले वायसराय को दिया गया था किस अधिनियम के तहत? 1861। उसके बाद है जो फिर अधिनियम आता है कौन? 1892 में जो 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। किस अधिनियम के तहत?
1892 अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1892। इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति जो है जो दिया गया था किस अधिनियम के तहत? 1892 के तहत। तो 3 क्वेश्चन पूछता, बजट पर बहस करने की जो शक्ति दिया गया था किस अधिनियम? 1892। प्रश्न पूछने की अनुमति 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892। 1892 के बाद फिर अधिनियम कौन आता? 1909 में। 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसमें इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति किस अधिनियम के तहत? 1909 प्रश्न पूछने की अनुमति 1892 में, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न में कोई प्रश्न बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं? पूरक प्रश्न कहते हैं। तो उसका प्रावधान कब किया गया था? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद अधिनियम कौन आता? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में। तो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रावधान था कि केंद्र में दूसरनात्मक जो विधायिका की स्थापना करने की घोषणा किस अधिनियम के तहत? 1919 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है जो का प्रावधान किस अधिनियम के तहत? 1919। इस योजना के अनुसार प्रांतीय जो विषयों को कितने भागों में? 2 उपभागों में विभाजित कर दिया। एगो कर दिया आरक्षित विषय, एगो हस्तांतरित विषय। कुछ विषय को आरक्षित में, जैसे वित्त, भूमि, कर, अकाल, सहायता, ये सब पेंशन, पुलिस, ये सब आपराधिक जनजाति, ये सब किस में रख दिया? आरक्षित में रख दिया। और कुछ है जो विषय को क्या? हस्तांतरित में रख दिया। किस अधिनियम के तहत? 1919। उसके बाद है जो इसी अधिनियम के तहत है जो महालेखा परीक्षक नियुक्ति कर सकता है। इसका भारत सचिव के अधिकार दिया गया था कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किस अधिनियम के तहत? 1919। हाँ, महिलाओं की वोट देने की भी प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम? 1919। इसी अधिनियम में भारत में जो एक लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम? 1919, जिसके 1926 में जो ली आयोग जो 1923 में सिफारिश किया था, उसी के सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब? 1926। उसके बाद फिर अधिनियम कौन आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद का उल्लेख था? अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 अनुच्छेद का प्रावधान था। अनुसूची कितने थे? 10 अनुसूची। भारत शासन अधिनियम में जो उल्लेख कितने अनुच्छेद का था? 321। अनुसूची कितना था? 10 अनुच्छेद। इसी 1935 से लगभग 321 में से लगभग 250 अनुच्छेद हल्का फल्का परिवर्तन करके भारतीय संविधान में रखा गया। इसलिए कहा जाता, क्वेश्चन पूछा हो कि सबसे गहरा प्रभाव भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का पड़ा था? 1935। 1935। तो 1935 से में भी क्वेश्चन पूछता कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। सबसे पहले अखिल भारतीय आयोग का गठन करने की सिफारिश किस अधिनियम में? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। उसके बाद है जो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत है जो किस अधिनियम के तहत? 1935। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935। अगर प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935। 1935। उसके बाद है जो 1935 में है जो के तहत है जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935। म्यांमार को अलग करने की घोषणा 1935, लेकिन अलग किया गया 1937। भारतीय परिषद का अंत किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935। उसके बाद है जो 1935 के बाद कौन आता अधिनियम? 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें 1947 स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जिसमें जो स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? प्रस्ताव जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था कब? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या मिल गया? स्वीकृति मिल गया। उसके बाद है जो
भारत को विभाजित करके दो गो जो अथी कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को विभाजित कर दिया, एगो पाकिस्तान और एगो भारत बन गया। आज का सेशन समाप्त। सेशन यही करते हैं समाप्त। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।